Hello friends, how are you? A very good afternoon to everyone. Hanji, good afternoon. So today we would be discussing one very important topic and another very important question. One of the topic that is there that was given was the collegium system. That is always very important. चाहे आप 2021 का कर रहे हो, 22 कर रहे हो, 23 कर रहे हो, it becomes important this topic. Another is a static portion, that is determinants of ethics. कि क्या चीज़ है जो एथिक्स को डिटरमिन करती है आपका. लास्ट क्लास में हमने किया था एसेंस ऑफ एथिक्स. अब है एसेंस की मतलब रूह क्या है एथिक्स की, और आज वाले को टॉपिक में हम करेंगे तो वे बेसिकली डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स को क्या डिटरमिन करता है. उससे पहले वाला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज बेसिकली द कोलिजियम सिस्टम दैट वुड बी देयर. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक है. देयरफॉर इट कंपैरेटिवली बिकम्स इंपॉर्टेंट. इस टॉपिक को आप समझिए. जो स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जो 2022 का पेपर देना है उन्होंने, एंड उनको इन टॉपिक के बारे में नहीं पता, आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, उनको पता नहीं है, तभी तो टॉपिक करवा रहे हैं. देयरफॉर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, इसको सुनो, और जब टॉपिक एंड होगा तब आपको 100% समझ आ जानी चाहिए. नोट्स विल बी गिवन, या तो अपलोड हो गए होंगे या क्लास के बाद अपलोड हो जाएंगे. नोट्स विल बी गिवन टू एवरी स्टूडेंट. हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग आपको नोट्स भी मिलेंगे जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है. आपको बस सुनना है, समझना है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आंसर राइटिंग 22 के लिए 23 के लिए है. फ्रेंड्स, आप अभी टॉपिक्स को सुनो, टॉपिक्स को समझो, और बाद में आंसर्स लिखने की कोशिश करना. जब फॉर एग्जांपल आपके लिए जब नेक्स्ट बैच होगा, फॉर द टाइम बिंग आपका फोकस 100% जो 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर फॉर एग्जांपल आपका फोकस होना चाहिए सुनने के ऊपर, टॉपिक का कंप्लीशन करने के ऊपर, और जो 2021 वाले हैं वो डेफिनेटली उनको लिखना पड़ेगा. काव्या, कॉल अराउंड 7. One topic, the first question that is there is, a very good afternoon to everyone. जो स्टूडेंट्स 2022 वाले हैं वो अभी मत लिखो, आप अभी सिर्फ टॉपिक्स तैयार करो. लिखना आप अक्टूबर से अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे. ये वाले टॉपिक्स है, लिखना है तो लिख के भेज सकते हो, ऐसा टेस्ट कोई लिमिटेशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है. चलो, द फर्स्ट इज आंसर राइटिंग का पेपर 1 to पेपर 4 जो करवा रहे हैं. द फर्स्ट इज, द क्वेश्चन क्या है, द रिफॉर्म्स इन द कोलिजियम सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर. कोलिजियम सिस्टम में रिफॉर्म जब सुधार समय की मांग है, इसका विश्लेषण करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अरे नहीं, ये देखो, जब टॉपिक करवा रहे हैं तो ऐसे थोड़ा कि ये टॉपिक फिर दोबारा से करवाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा. आंसर आप व्हाट्सएप करिए, उसके आंसर्स इवैल्यूएट करके आपको वापस में. एंड फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबको एडवाइस करूंगा, और तभी आपके पेपर चेक होंगे. एक कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी. पहला, अगर फोटो खींच के भेजोगे तो पेपर चेक नहीं होगा, आपको स्कैन करना होगा. इसको समझो पहले, बिकॉज आपको लगता है कि आपने फोटो सही खींची है, लेकिन उसका प्रिंट आउट बिल्कुल टोटली ब्लैक आता है, हमसे दिख पड़ा ही नहीं जाता आपने क्या लिखा है. द फर्स्ट इज, उसका आपने स्कैन करना है. स्कैन करने के बाद वो आपको ऐसे पूछता है कि इतना ही रखना है या साइडों वाला भी रखना है, तो साइडों वाला आप कट कर लो, बिकॉज उतना ही ज्यादा कंपेरेटिवली उसका क्लैरिटी आएगी. हाँ जी, आंसर राइटिंग का ही बताया आपको जी. तो साइड में बिकॉज क्लियर आ जाएगा. एंड कोशिश करो, इफ दिस इज अ शीट जहां पे आप आंसर लिख रहे हो, तो थोड़ा सा यार थोड़ा बहुत छोड़ दिया करो इधर कुछ ना कुछ, ताकि हम कुछ ना कुछ कमेंट लिख लें. वो लाइन से लाइन इधर से इधर लिख देते हो, बताओ हम बताओ कहाँ पे लिखेंगे. ठीक है. देयरफॉर इट कंपैरेटिवली बिकम्स इंपॉर्टेंट कि स्कैन करके ही भेजना है और इस तरीके से एडिट करके ही भेजना है. एंड देयरफॉर उसके बाद इवैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू होगा. अगर बिना स्कैन के भेजोगे, हाँ जी मानसी, वो चेक हो जाएगा, 1 हफ्ते का टाइम सबके लिए लगेगा. अगर बिना स्कैन करके भेजोगे, इट इज वेरी क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट कि वो पेपर इवैल्यूएट, पेपर चेक नहीं होगा. उसके लिए हमारी टीम से मत लड़िए कि आपने स्कैन किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. हाँ डेफिनेटली ऑल कैन राइट यार, ऑल शुड राइट. जितने लिख सकते हैं लिखने की कोशिश करो डेफिनेटली, तभी तो सीखोगे, गलतियों से सीखोगे. तभी तो आपको लेके चल रहे हैं कि अभी टॉपिक नहीं आता. चलो
तो ये स्कैन के बिना नहीं होगा। अब टॉपिक है रिफॉर्म इन द कोलिजियस सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर। तो इसके बारे में एक पहले कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन के बाद जो भी इसका आंसर उसमें से निकल के आएगा वो पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर हम आएंगे। कोलिजियम सिस्टम, चलो जी सेंड व्हाट्सएप करना है जी। पूरा ध्यान आपका सुनने में होना चाहिए, पूरे का पूरा ध्यान जो टॉपिक समझा रहे हैं अच्छे तरीके से सुनो। अगर आप सिनॉप्सिस बनाना, नोट्स बनाना चाहते हो, सेल्फ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं आपको नोट्स हम भी प्रोवाइड करेंगे, उसका फिक्र नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। अगर आप सिनॉप्सिस बनाना चाहते हैं तो सिनॉप्सिस भी बना सकते हैं। पहली बात, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक कि कोलिजियम सिस्टम क्या है, किस तरीके से, अरे कोलिजियम है क्या, मल्टीपल थिंग्स आर देयर वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात कि व्हाट इज दिस कोलिजियम सिस्टम, है होता क्या है। फर्स्टली, सेकेंड थिंग इज देयर, एक कोलिजियम सिस्टम क्या है, नॉर्मली एक बात समझ लो ताकि आपको आगे के लिए आसान रहेगा। एक ऐसा सिस्टम है जहां पे जजेस को चूज किया जाएगा, कुछ लोग मिलके बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो क्या सिस्टम होगा कि वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फॉर एग्जाम्पल 4 और जज होंगे, वो जिस जज को अपॉइंट करेंगे वो जिस सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा। सेम कोलिजियम मतलब कुछ लोग मिलके अपॉइंट कर रहे हैं, आप देसी भाषा में समझ लो। हाई कोर्ट के लिए भी सेम प्रोसेस, 1+4 या 1+2 के प्रोसेस से अब हाई कोर्ट में भी फॉर एग्जांपल जजेस की एक प्रक्रिया दी हुई है, किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद फिर रिकमेंडेशन भेजी जाती है, फिर एक्सेप्ट करी जाती है, अदर थिंग्स। सिर्फ इतना ही समझना है, कोलिजियम सिस्टम मीन्स कुछ लोग मिलके, कुछ जज मिलके दूसरे जजेस को अपॉइंट करेंगे। बस इतना समझ लो कोलिजियम सिस्टम क्या है, कुछ जज मिलके दूसरे जजेस को अपॉइंट करेंगे। पेपर 2 है ना पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला, तो इतना ही आपने समझना है कोलिजियम सिस्टम क्या है। देयर वुड बी सर्टेन जजेस who would be appointing other judges and who would be taking into consideration कि एक जज को अब आगे प्रमोट करना है या कहीं और पे ट्रांसफर करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मद्रास की हाई कोर्ट की जज है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट बनाना है या चीफ जस्टिस ऑफ किसी और हाई कोर्ट बनाना है या उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है, कैसे करना है, उसके लिए डिटरमिन्ड एक बॉडी होगी। उस सिस्टम को बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस बेसिकली बाय अदर जजेस, अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर हो सकता है, पहली बात तो। सेकंड थिंग, अगर जुडिशरी के बारे में है, मैं नहीं मानता कि आपको आता है, लेके चलो कि एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट है, दोनों के बारे में मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में मेंशन किया हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगी, वो इस तरीके से काम करेगी, एक अलग अलग स्टेट्स में हाई कोर्ट, एक स्टेट में या कंबाइंड स्टेट्स में भी हाई कोर्ट्स हो सकती है सिंगल, जैसे पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ है, या कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के मिला के भी हो सकती है हाई कोर्ट। तो इस सिस्टम के बारे में, हाई कोर्ट में के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रोविजन दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब कोलिजियम सिस्टम के बारे में आते हैं तो हम करेंगे व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट। द सेकंड सब टॉपिक विल बी कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या बोलता है। थर्ड विल बी ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इवॉल्व कैसे हो रहा है, इवॉल्व कैसे हो रहा है। द फोर्थ थिंग एवोल्यूशन ऑफ दिस। थर्ड थिंग इसकी जरूरत है, व्हाट इज द नीड। ऑफ द सिस्टम, दैट वुड बी अनदर टॉपिक। कर नीड भी आ चुकी है। अब न्यूज में क्यों है, वाई इन न्यूज रिसेंटली, क्या कारण होगी कि इस वजह से हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है। Not only this, what is the criticism of this? इसका क्रिटिसिज्म क्या है,
मल्टीपल क्रिटिसिज्म वी वुड बी डूइंग। एंड अगर सिस्टम है, दो तरीके हैं, या तो सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दो या उसमें रिफॉर्म कर लो। हम बिल्कुल ही ओवरथ्रो की तो बात करता नहीं है हमारा, तो अगर करना है, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो एक ये पूरे का पूरा पहला टॉपिक है जिसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आता है या नहीं आता है, पर आई कैन मेक इट श्योर कि जब क्लास ये वाला टॉपिक खत्म होगा तब आपको सबको आता है। पहला, व्हाट इज कोलिजियम सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, इवॉल्व कैसे हुआ है, जरूरत ही क्यों पड़ गई इसकी, न्यूज में क्यों था, क्रिटिसिज्म क्या है और उसका हल क्या है। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि आज हम पढ़ेंगे क्या? कोलिजियम सिस्टम एक सिस्टम है बनाया हुआ वेयर द जजेस आर ट्रांसफर्ड या अपॉइंटेड, जहां ट्रांसफर्ड कैसे करेंगे? बाय जजेस देमसेल्फ। जजेस ही अपॉइंट करेंगे और जजेस ही इसको अपॉइंट ट्रांसफर करेंगे। क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिंसिपल है, व्हाट इज नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर्स। एक हमारा एग्जेक्टिव है, एक हमारा लेजिस्लेटिव है और एक हमारा तीसरा है जुडिशरी। खुद ही अपॉइंट कर लिए, खुद ही ट्रांसफर कर लिए, तो क्या ये आपको नहीं लगता कि भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म की बात कुछ ऐसा लग रहा है? अगर नेपोटिज्म की बात आ रही है, ये तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कभी ऐसी गलती नहीं करी होगी दैट दे आर ट्राइंग टू प्रमोट व्हाट इज कॉल्ड एज नेपोटिज्म। कभी नहीं कर सकते, बहुत समझदार बंदे थे वो। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इट ऐसा है, ना तो इस सिस्टम को मींस अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड बाय द जजेस इटसेल्फ, नाइदर इट वाज मेड बाय द पार्लियामेंट नॉर इनिशियली इट वाज फॉर एग्जांपल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जजेस ने अपने आप ही बोल दिया कि हम तो ऐसे ही करेंगे जी। इट हैज इवॉल्व्ड विद द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे जैसे अलग करेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस, सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन देती गई और उस डिसीजन के कंटेक्स्ट में ही अपने आप को बोलती रही कि आप हमारे सिस्टम में इंटरफियर नहीं करोगे। इनिशियल फेज में हो सकता है ये सही भी चल रहा हो सिस्टम, लेकिन बाद में वेरी नेगेटिव थिंग्स दे स्टार्टेड कमिंग टू दिस। तो पहली बात क्या पता होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम है वहां पे जज ही जज को अपॉइंट करेंगे और ट्रांसफर करेंगे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसने बारे में बोला है या क्या ये पार्लियामेंट ने बनाया था, या फॉर एग्जांपल ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर किसने बनाया था? अलग अलग टाइम के ऊपर कोर्ट अपने डिसीजन देती गई और एक कंपैटिबिलिटी सिस्टम बना दिया गया। इनिशियल फेज में नहीं था। इनिशियल फेज में ये नहीं था तो कुछ और होगा, कुछ और होगा तो कहां पे दिया होगा? इट विल बी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली मेड अ क्लियर प्रोविजन कि अगर आपने जजेस अपॉइंट करने हैं हाई कोर्ट के, जजेस अपॉइंट करने हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये तरीका है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उसको टोटली साइडलाइन कर दिया एंड इवॉल्व्ड अ प्रोसेस वेयर दे वुड बी अपॉइंटिंग देमसेल्फ ओनली। नाउ व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग अबाउट इट? अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है आपके बारे में? There is a constitution that is there. In the constitution, there are two different articles that are being given, जहां से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल अगर हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में इट वॉज गिवन इन आर्टिकल अंडर आर्टिकल 124(2), इसके बारे में यहां पे दिया हुआ है। क्या बोला? द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द कोर्ट, इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस। क्या है? दे वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, अपने हाथ, अपने आप तो प्रेसिडेंट कुछ कर ही नहीं सकता, तो कौन करेगा, इनडायरेक्टली आप ऐसा लगा लो कि सरकार, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द मेजर डिसीजन मेकिंग पावर इन दैट रिगार्ड। नोट्स हाँ बनाते जाओ ना साथ में, मैं तो दूंगा ही दूंगा नोट्स, अगर बनाने हैं तो बना लो। तो कौन है प्रेसिडेंट, तो अपने यहाँ तो रबर स्टैंप है, जो इस सरकार ने बोल दिया चलो जी आपकी बात मान लेते हैं। Therefore, initially you can say that it was the superiority of the government that was prevailing at that particular point of time. किसको जज लगवाना है, किसको नहीं लगवाना, कहाँ पे करना है, that was what was the provision that was made. और इसके भी for example by the president only अपॉइंटेड इनडायरेक्टली, और अपॉइंट करके भेजेंगे, वो गवर्नर के पास, गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्या मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे, सरकार मानेगी ठीक है, नहीं मानेगी नहीं तो भी ठीक है। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या हुआ, अगर नहीं माना तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इट वाज सेड दैट इट इज द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 217 that the high court judges will be appointed by the president. तो what I am trying to say is दोनों के दोनों इनिशियल सिस्टम में जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, आर्टिकल 124(2) और आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और फॉर एग्जांपल ऑफ द हाई कोर्ट, इट वाज सुप्रीमेसी दैट वाज गिवन टू द रिस्पांसिबिलिटी वाज गिवन टू द प्रेसिडेंट, व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मींस दैट इट वाज टोटली इन कंट्रोल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द गवर्नमेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इतना समझ आ गया सबको? यस और नो? चलो नाउ यहां तक तो सब कुछ ठीक था। एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस, एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का मतलब एक केस गया कोर्ट में 1981 में। ये सिस्टम इवॉल्व कैसे हो रहा है, बन कैसे गया। इनिशियल फेज में तो क्या बोल रहे हैं कि नहीं यार प्रेसिडेंट करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा तो कोलिजियम तो था ही नहीं, वेरी क्लियर। द कोलिजियम सिस्टम मस्ट नॉट बी प्रिवेलिंग, देन ओनली द प्रेसिडेंट वाज देयर। अ केस वाज पुट फॉरवर्ड, केस को पुट फॉरवर्ड करने की जरूरत ही क्यों होगी? इट वाज सेड दैट देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस दैट इज बीइंग डन। एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कि सरकार जजेस को अपॉइंट करने में इन्फ्लुएंस कर रही है और अपनी मर्जी से जजेस को अपॉइंट करवा रही है कि ये हमारा अपना बंदा है, इसको फॉर एग्जांपल आप एज अ जज का सेटिंग कर लो, रख लो कहीं पे। इसके कंटेक्स्ट में एक केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, फॉर एग्जांपल 1981 में, जिसको बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस। That was put forward. इसने क्या बोला कि नहीं यार ये सिस्टम गलत है, एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस इज टेकिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन जब डिसीजन बाहर आया, क्योंकि हमें तो लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, जब डिसीजन बाहर आया तो क्या बोला, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस। तो यहां पे क्या था, अंडर आर्टिकल 124 and 217 the court or the judges would be giving the advice will be given to the president। तो उसकी एडवाइस मानना है या नहीं मानना है इसकी मर्जी है, या आप इनडायरेक्टली लगा लो कि सरकार की मर्जी है। 1981 में भी ये पॉइंट ही विदहेल्ड किया गया। व्हाट इट वाज सेड दैट प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, क्या बोला, President is not bound by the advice that is given by the judges or the Supreme Court at that particular point of time। आप ऐसा लगा लो जब 1981 में when the decision of the first judges case was there, it withheld the primacy of the central government, कि central government is primary, the central government is comparatively supreme। That was what was the idea that was withheld 1981 also, and that continued for another 12 years। जब ये इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगी, in 1993 comes the second judge's case, which was a major landmark, for example, in the judicial system।
Now, the judiciary came very strict and said that we will not be allowing for any kind of executive interference, and therefore हम नहीं चाहेंगे कि जजेस को आप अपॉइंट करो, we will be appointing the judges himself. हम जजेस को अपॉइंट करेंगे. द अपॉइंटमेंट विल बी सेंट टू व्हाट इज कॉल्ड एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, कि हम चाहते हैं कि इनको आप अपॉइंट करो जी. एंड यहां पे क्या था, एडवाइस मानो या ना मानो इन 1981, और यहां पे क्या बोला, जिन जजेस को अपॉइंट करना है हम आपको एडवाइस देंगे, एंड दैट एडवाइस विल बी बाइंडिंग ऑन यू पीपल, binding on the president, binding on the government, and you cannot say, for example, no to the system. The advice that was given by the CGI will be comparatively taken as final. अब CGI अकेला बंदा करेगा तो फिर भाई भतीजाबाद आ सकता. तो what was done was, at this point of time, the collegium system that was introduced, इसने क्या बोला, Chief Justice of India plus 2 other more judges will be giving their advice. कि अकेला सीजीआई नहीं होगा, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद 2 अदर जजेस दैट वुड बी गिविंग द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, एंड दैट एडवाइस वुड बी कंपैरेटिवली बाइंडिंग, मानना पड़ेगा उसको, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट को. दैट वाज देयर. अब हुआ थर्ड, ये हुआ 2. इतना समझ आया सबको? पहले तो दोनों के दोनों क्या है, पहले 2 आर्टिकल क्या कहते हैं और ये वाला. First and second judges case. The third judges case. Third judges case is 1998. Now, what was taking was, there was a good amount of criticism that was coming बेसिकली इन कंसिडरेशन कि यार अब क्या हुआ कि 3 लोग ही पूरे का पूरा जुडिशरी के ऊपर होल्ड कर रहे हैं. नहीं है, हाँ सेकंड में हुआ था, नहीं हाई कोर्ट से नहीं होंगे ना, दे विल ऑलवेज बी देयर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सीनियर मोस्ट होते हैं जो एडवाइस करने वाले. चलो आगे करते हैं. हाँ, थर्ड जजेस केस. अब क्या हुआ कि यार 3 लोग ही जुडिशरी को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा भी है नहीं, थोड़ा सा इसको वाइड करने की जरूरत है. तो थर्ड जजेस केस हुआ, इसमें कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ कि बस कलीजियम सिस्टम को जो पहले 1+2 हुआ करता था, अब क्या हो गया 1+4. व्हाट इज 1+4? 1 is Chief Justice of India and 4 other senior most judges of the Supreme Court that will be there. समझ आ गया तीसरा? नाउ फोर्थ, 2015 fourth judges case. When this system was introduced at this point of time, the government started thinking, यार ये तो फिर अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं हम ले सकते, हमारी कोई भी पॉलिसी है तो वो वहां पे चैलेंज हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी. The government was on the one hand was trying to look into an opportunity where these people could interfere with the appointment of the judges at that particular point of time. Secondly, कुछ जुडिशरी में थोड़े बहुत अटपटे से बंदे आ गए जिनकी इंटेग्रिटी पे शक किया जा रहा था, यार ये गड़बड़ हो रही है दोनों जगह पे. Therefore, a view started coming up that we have to reform the system. किस सिस्टम? द कोलिजियम सिस्टम दैट हैज बीन देयर. इस कोलिजियम सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है. तो रिफॉर्म करने के लिए क्या किया जाएगा? वी शुड इंट्रोड्यूस व्हाट इज कॉल्ड एज नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन, एनजैक के नाम से काफी ज्यादा सुपरहिट हुआ था. इसमें क्या बोला गया? चीफ जस्टिस वुड बी देयर, 2 judges, senior most judges will be there, and other members from the, for example, members will also be there from the government, and eminent persons can also be there. कहने का मतलब कि अब सरकार में
अब फॉर कोलिजियम सिस्टम में इस तरीके से चेंजेस करने की कोशिश करी गई कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी ठहरानी है, कि जवाबदेही हो कि इस इंसान को ही क्यों अपॉइंट कर रहे हो, दूसरे को क्यों नहीं कर रहे हो। नॉर्मली जो हम आगे जाके प्रॉब्लम भी करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास 5 जजेस हैं, 5 जजेस में से 2 को अलाउ कर लिया और 3 को इन्हें मना कर दिया। नो व्हाट इज दिस, कि इन 2 को ही क्यों अपॉइंट किया आपने, उन तीनों को क्यों छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा होता है दैट व्हाट वर द रीजन दैट दिस पीपल वर अपॉइंटेड, अब देना पड़ रहा है, चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन इन तीनों को किस बेसिस के ऊपर आपने रिजेक्ट किया है वो हमें पता नहीं लगता। इंटीग्रिटी, हाँ सीनियोरिटी डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस ओनली, बट जरूरी नहीं है। तो वो उसमें क्या होता है कि कभी कभी सरकार अपने बंदे भी सेट कर देती है। इंटीग्रिटी मींस जो भी आप काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, सबकी हेल्प करने के लिए कर रहे हो। इंटीग्रिटी का क्वेश्चन भी करेंगे फॉर एग्जांपल एथिक्स में। फोर्थ जजेस केस, the collegium system should be set up in such a way that or there has to be collegium system को replace करके national judicial accountability commission should be set up in which there should be persons from the law, for example this government also, and they should also be having a decision। और अगर 2 लोग इसको मना करेंगे तो उस जज को अपॉइंट नहीं करना है। नॉर्मली कहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे क्या होता है कि इट इज टेकन बाय अ मेजॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल 3:2। अगर 2 लोग उसको नहीं मान रहे हैं तो भी उसको अपॉइंट कर दिया जाता है, बट 2 लोग नहीं मान रहे हैं मींस 40% लोग नहीं मान रहे हैं, 60% मान रहे हैं, तो कुछ तो रीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल जज वॉज अपॉइंटेड बाय द नेम तरुण गंगोई, शायद ऐसा कुछ नाम था उनका। When he gave a decision, what he said at that point of time was that अगर आप बोल रहे हो कि सेक्सुअल एक्ट हुआ है एंड द स्किन शुड बी टचिंग विद ईच अदर, यार मेंटल हैरेसमेंट नहीं होता क्या? जरूरी तो नहीं कि स्किन शुड बी टचिंग, देन ओनली इट वुड बी कैटेगराइज्ड एज मोलेस्टेशन। Therefore, in that regard, we need to understand that किस किस तरीके से आपके जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो यहां पे क्या बोला कि गवर्नमेंट ने अपने आप को प्रमुख करने के लिए या अपॉइंट करने के लिए क्या बोला कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगा। अगर 2 बंदे उसको जब 5 हो गए फॉर एग्जांपल, उसमें 2 बंदे अगर मना कर रहे हैं तो हम कंपैटिबल इसको नहीं लिया जाएगा। इस तरीके से इन्होंने इसको इन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश भी करी। जजेस ने क्या बोला, वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस एंड से दैट द कोलिजियम सिस्टम is of a most important, is primary। आपको नहीं मानते, हमारा बात रहेगा। तो this judicial system of this system of collegium has evolved with the passage of time following this criteria। is it clear? होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है और किस तरीके से 1 2 3 4 जजेस के कंटेक्स्ट में ये इवॉल्व हुआ है, इतना सबको क्लियर है? It is a system by which judges are appointing and transferred themselves only, evolved by the judgments of the Supreme Court only। जिस तरीके से अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुए हैं, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ था। इट वाज क्यों इवॉल्व हुआ, बिकॉज ऑफ द इन रिस्पॉन्स टू द एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस दैट वाज देयर इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। फेल्ड, लेकिन बाद में फेल भी हो गया, वो अब बाद में करेंगे। कोलिजियम सिस्टम किस तरीके से, अबाउट द कोलिजियम सिस्टम जो आपको बताया है वही सेम है। एवोल्यूशन कैसे हुआ है, आर्टिकल 124 के कंटेक्स्ट में जो आपको बताया गया था, आर्टिकल 217 के कंटेक्स्ट में जैसे आपको बताया था। फिर फर्स्ट जजेस केस आया जिसमें बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्राइमरी इन द अपॉइंटमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्राइमेसी है। कुछ नहीं है इसमें, जो हमें बोला गया था कि जो सिस्टम पहले चल रहा है वही चलते रहने दो। मीन्स इट इज अ प्राइमरी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। The judges will be sending his advice to the president. That does not mean that the advice is binding on the president. The president may accept that advice or he may reject that advice. This is what was the decision that was taken in the first judges. Consultation does not mean concurrence, does not mean कि उसकी बात को मानना ही पड़ेगी। Second is basically 1993 में, जहाँ पे आपको जुडिशियल
के कंटेक्स्ट में आप वो कंसल्टेशन मींस कॉन्फ्रेंस आपको बात मानने ही पड़ेगी, प्रीवियस डिसीजन ओवर रूल किया था। थर्ड में क्या हुआ कि 1+2 सी जगह पे 1+4 कर दिया आपने अपॉइंट करने के लिए। फोर्थ जजेस बेंच में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को भी रिजेक्ट कर दिया दैट वी आर कंपेरेटिवली द मोस्ट प्राइमरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। चलो इतना ठीक है। द नेक्स्ट इज दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ दिस कोलिजियम। इस सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमने देखा कि इवॉल्व कैसे हुआ है, नहीं था, अपने आप को एस्टेब्लिश किया, एक्सपेंड किया, और अगर इसने किसी ने चैलेंज की तो उसको चैलेंज को भी नहीं माना। हाउ दिस सिस्टम, द कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व के बाद व्हाट इज द नीड ऑफ दिस कोलिजियम सिस्टम? नीड क्या बोली? पहला, it is said that we need to work on the principle of what is called as separation of power. सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। What was taking place was that it was the executive or the government that was appointing the judges that were there. तो ऐसा लग रहा था यार सेपरेशन ऑफ पावर वहां पे कंपैरेटिवली हो नहीं रहा है। Therefore, it was the need that was there was क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज वहां पे प्रॉब्लम क्या है? दैट government is trying to directly influence the appointment of the judges that is there. Therefore, if we have to withstand by the principle of separation of power that has been given in the constitution, we need a separate body जो अपने लोगों को appoint करेगी. Therefore, this system was there. Secondly, another problem was that the state was the main litigant. इसका मतलब क्या होता है? जितने भी केस में, जितने भी कोर्ट में मुकदमे चल रहे थे, उन टोटल केसेस में से द 46% ऑफ द केसेस ऐसे थे जिसमें सरकार इन्वॉल्व थी। 40% ऐसे केसेस थे पूरी की पूरी जुडिशरी में से जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। Now indirectly it can be seen that if the government is willing to take those decisions in its own favor, it should be appointing the persons that are, for example, speaking its own language. तो क्या हुआ? Therefore इसको जरूरत पड़ी कि नहीं यार, not only this but state is main litigant। तो ऐसा नहीं होता कि हम सही तरीके से अपॉइंट कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, इट हैज टू बी इन लेटर एंड स्पिरिट आल्सो, उसको मानना भी पड़ेगा। तो जब ये चीज हुआ तो प्रॉब्लम है। Third was executive was not a specialist. अब मंत्रियों, कितने मंत्री पढ़े लिखे होते हैं यार? कितने मिनिस्टर आपको लगता है कि पढ़े लिखे हैं? और कितनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है? जब आपको पता ही नहीं है, जब आपको इंट्रिकेसीज लॉ के बारे में समझ ही नहीं आती, तो हाउ यू कैन बी इन अ पोजीशन टू अपॉइंट अ जज will be taking the important decisions. Therefore, executive, they were lacking the specialization कि नहीं यार, आपको नहीं समझ है कि who is to be appointed. Therefore, it is our responsibility that what the judiciary think for good for itself and for the country. नॉर्मली हम क्या कहते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें किसी कोर्ट कचहरी, हमें किसी थाने में, पुलिस स्टेशन में या कहीं पे प्रॉब्लम होगी या जहां पे हमें जस्टिस नहीं मिलता, तो हम क्या बोलते हैं? चलो मैं तुम्हें कोर्ट में देखता हूं। The people have a good amount of trust that is there. ट्रस्ट तभी होता है अगर जजेस फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंस नहीं करे जा रहे सरकार से। इनको लगा कि पीपल आर अपॉइंटेड एज जजेस एंड इफ दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू टेक द राइट अमाउंट ऑफ डिसीजंस दैट आर देयर। तो स्पेशलाइजेशन नहीं। थर्ड, पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी। very very high political vulnerability that is there in India. यार तुम मेरा ये डिसीजन दे दो, मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा। तुम मेरा ये डिसीजन दे दो, रिटायरमेंट के बाद तुम्हें कहीं पे गवर्नर लगा दूंगा। तुम मेरा ये सही, सरकार के सही डिसीजन को सही मान दो, मैं तुम्हें ये पैसे भिजवा दूंगा। वल्नरेबिलिटी और वल्नरेबिलिटी तब ज्यादा हो रही है when there is a fast changing in the government.
If you need a stability, you need a collegium system in which the appointment is beyond the control of the central government, or for example state government influencing it. Therefore this political vulnerability has to overcome. तो इन अगर ओवरकम करनी है तो क्या सोल्यूशन है? गो फॉर अ कोलिजियम सिस्टम इन विच, जैसे आपने शुरू में किया था जब सेकंड जजेस केस में आपको इंट्रोड्यूस किया गया कोलिजियम सिस्टम, तो वहां पे क्या कह रहे थे? The executive interference has to be reduced to a great extent. Same is applicable over here also. तो इन चार पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया there is a need for a collegium system and we need to work upon this. समझ आ गया सबको? चलो गुड. पहला सेपरेट्स द इन्फ्लुएंस खत्म कर देगा, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो अच्छे तरीके से है. स्टेट इज द मेन लिटिगेंट, 40% केस सिर्फ ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल उसी में है. एग्जेक्टिव ऑर्गन इज नॉट अ स्पेशलिस्ट, पता नहीं लगता. पॉलिटिकल वनरेबिलिटी की सीन, फॉर एग्जांपल सिविल सर्वेंट्स हो गया, उनको राजनीतिक लोग राजनीतिक लाभ एक्सेट्रा देखे वो, अरे भाई पूरा ही हिंदी में बता रहा हूं मैं तो. ये प्रॉब्लम तो इंग्लिश वालों को होनी चाहिए कि सर इंग्लिश में बताइए, प्रॉब्लम हिंदी वालों को तो होनी नहीं चाहिए. जुडिशरी हाथ में थी गवर्नमेंट की बाय एनजैक, फिर उन्होंने इससे अबॉलिश नहीं, जुडिशरी हाथ गवर्नमेंट के हाथ से बाहर निकलना है ना, तभी तो कोलिजियम लेकर आए. कोलिजियम सरकार लेकर आई है और सरकार ने कोर्ट लेकर आया है, और उस कोलिजियम को खत्म करने के लिए तो एनजैक लाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं तो ज्यादा हिंदी में बोलता हूं, मैं तो खुद बोलता हूं, मेरे को इंग्लिश कम ही आती है. पॉलिटिकल वनरेबिलिटी दैट कैन बी देयर. नो व्हाट इज द रीजन कि ये अब न्यूज में क्यों है रिसेंटली, व्हाई इट इज इन न्यूज? न्यूज में क्यों है? बहुत सारे केसेस अपॉइंटमेंट के ऐसे होते हैं जहां पे देयर इज अ लैक ऑफ इंटेग्रिटी. ऐसे लोग, ऐसे जजेस जहां पे ये माना जाता है कि नहीं यार इंटेग्रिटी नहीं है. इंटेग्रिटी का मतलब ये बंदा कहीं ना कहीं पे डाउट है, शक के दायरे में है यार, कि कुछ ना कुछ उल्टा कर सकता है, रिश्वत का कहीं ना कहीं केस है, किसी डिसीजन को गलत लिया गया है, ऐसे इंसान को नहीं अपॉइंट किया जाना चाहिए. फर्स्टली इसकी वजह से काफी बार कोलिजियम सिस्टम में क्रिटिसिज्म भी है. रिसेंटली जैसे फॉर एग्जांपल एक सितंबर 2019 में हुआ था मुद्दा, देयर वाज अ मद्रास का जज थी बाय द नेम विजय कमलेश ताहिल रमानी. शी वाज द जज. इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट फॉर एग्जाम्पल इसको प्रमोट किया जाएगा, सीनियर मोस्ट भी थी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एज. इट शी वुड बी मेड फॉर एग्जाम्पल द चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट. एवरीथिंग एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि यार नेक्स्ट जज यही बनेगी. फर्स्टली इमेज वाज आल्सो क्लीन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इमेज भी बहुत क्लीन है, लेकिन क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन के खिलाफ उनको ट्रांसफर कर दिया गया, प्रमोट करके कहां पे, मेघालय वाले रीजन में. इतनी बड़ी हाई कोर्ट मद्रास ट्रांसफर कहां कर दिया, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कोर्ट मेघालय. बेइज्जती हो गई. Not only people, for example, the lawyers they came out in the open, not in Tamil Nadu but also in Bombay also. यार ये क्या हो रहा है, randomly क्यों हो रहा है? She was due to be promoted as a chief justice. अब आप उनको ट्रांसफर कर रहे हो, कर तो दिया, लेकिन कहां पे किया, एक छोटी सी स्टेट जहां पे आपका इन्फ्लुएंस ही नहीं रहेगा. प्रॉब्लम हुई. इस प्रॉब्लम के जब इशू चल रहा था, there was a former judge of the Supreme Court. कोलिजियम का भी वो मेंबर रह चुका है,
by the name Arjun Kumar Sikri. In February 2020, he passed a statement that whenever the people are appointed or promoted or transferred, we at that point of time, when I was there in the collegium system, or the normally when it is being followed, it is randomly done. There's no hard and fast rule or criteria that has been given at this point of time. Randomly कर देते, चलो ठीक है यार, इसको जान पहचाना कर दो. And what he said was, no scientific criteria is being followed at this point of time, therefore giving way to nepotism. Therefore ऐसे लोगों को अपॉइंट कर लेना है जिनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक किया जा सकता है बाद में. Not only this, recently few months back in 2021 only, 22 lawyers were there and they were being promoted or elevated to what is called the high court judges के ऊपर उनको for example propose किया गया कि इनको elevate कर दिया जाए high court के judges के context में. The integrity was comparatively lacking. People came out in the lawyers, they came out on the open and started protesting against the proposed thing that has been proposed कि इन लोगों को बनाओगे यार आप जज. Therefore, various things that brought into this collegium system को reform करने के लिए NJAC system, such decisions, for example, random appointment, random transfers, mandatory है उसको भी नहीं करना है. कहीं तमिलनाडु में गलत हो रहा है, उठा के मेघालय पे भेज दिया, कहीं पे बॉम्बे में बोल रहे हैं कि ठीक है इन लोगों को बना दो अब जज. ये क्या बात हुई? Therefore, there was multiple criticism that started coming out in the open. बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए एंड देयरफॉर नीड हमने क्या किया अभी तक. फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, किस तरीके से सिस्टम इवॉल्व हुआ है, जरूरत क्या है इस सिस्टम की, रिसेंटली क्यों न्यूज में था. दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड. और नेक्स्ट स्टेप दैट वी वुड बी कवरिंग इज कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है. आर्गुमेंट भी बताया जाता था कि हाई कोर्ट के दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है आइदर कोर्ट. हाँ बिल्कुल, हाँ चंद्रपाल वो भी कर रहे हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड के बाद फॉर एग्जांपल क्रिटिसिज्म क्या है इसका, कि प्रॉब्लम कहां पे हो रही है. द प्रॉब्लम जैसे बताए रैंडमली किसी को भी अपॉइंट कर रहे हैं और किसी को भी ट्रांसफर कर रहे हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट द सिस्टम इज कंपैरेटिवली वेरी ओपेक. कोई सही पारदर्शिता नहीं है. अकाउंटेबिलिटी, द सिस्टम इज अनअकाउंटेबल. Normally, the government runs by the principle of accountability. They are accountable to the elected, for example, MPs who are there. और जुडिशरी किसको अकाउंटेबल है? अपनी मर्जी से वो अपॉइंट कर रहे हैं. थिंग्स आर गोइंग ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम. Accountability is comparatively lacking. The transparency is also not there. ये वही जो आपको अभी बताया है. The next is transparent process. It is without a transparent process that has been there. अगर आपके पास बोल रहे हैं कि नहीं यार हम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं, अब बोलने से थोड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो होता है. क्या हुआ विपुल? एक बार दोबारा बोलो. हाँ उस बात पे आऊंगा ना. पीपल दिस इज कवरिंग ऑफ अ टॉपिक दैट वी आर कवरिंग. आप इतना बड़ा आंसर नहीं लिखोगे, ये टॉपिक कर रहा हूं उसमें से आप आंसर निकालना है. ठीक है. सेकेंडली we are following a process that is comparatively not transparent.
What is meant by it is not a transparent, that we are just saying that the collegium system is acting in a transparent manner. लेकिन कहने से थोड़ा ना होता है. अगर आप ट्रांसपेरेंट मैनर से एक्ट कर रहे हो तब बताओ ना यार, इस जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, ये पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया था, इसको क्राइटेरिया को फॉलो करके ये इसमें अच्छे पॉइंट थे, हम इन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, इस वजह से इग्नोर करें, इस वजह से इनको पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं. प्रॉब्लम है. थर्ड थिंग, फॉर एग्जाम्पल, नो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इज देयर. कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं है. किसके लिए? टू इन्वेस्टिगेट. क्या इन्वेस्टिगेट करना है? कि कहीं अपना सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट करने की कोशिश तो नहीं करी ने, कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो प्रमोट नहीं हो रहा. कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे जजेस को आप अपॉइंट कर रहे हो जब कोई डिसीजन देना है तो फॉर एग्जांपल उसकी खुद की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है. देयर इज नो प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोसेस कि कहीं पे ये चेक करने के लिए कि कहीं पे ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा. द सिस्टम हैज नॉट बीन सेट अप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. देन सोशल बैकग्राउंड. और वो भी बेसिकली द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द जजेस इज बेसिकली टेकन इनटू कंसीडरेशन. सोशल बैकग्राउंड क्या मतलब? कहने का मतलब क्या हुआ? ज्यादातर अपर कास्ट के लोग ही हैं. व्हाट इज, एक प्रोसेस है हाई कोर्ट में, जो लोगों को अपॉइंट करना है जज, तो कौन करेगा? फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट वाले लोग उसको गाइडेंस से देंगे कि करना है. सुप्रीम कोर्ट वाले लोग अपने बंदों को अपॉइंट कर लिया हाई कोर्ट में, तो क्या एक क्लब सा एस्टेब्लिश हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं? ओल्ड बॉयज क्लब. कि अपने जान पहचान के बंदों को हमने कहां पे रख लिया? हाई कोर्ट के जज बन गए. अब हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट में कौन प्रमोट होगा? जो हाई कोर्ट में है. अपने बंदे पहले ही हाई कोर्ट में एडजस्ट कर लिए. अब जो हाई कोर्ट में है उसका भाई भतीजा बात से फॉर एग्जांपल बंदा है हाई कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वाले का रिश्तेदार है हाई कोर्ट में. अब एक प्रोसेस सेटअप हो जाता है, आप हमारे वालों को यहां पे ले आओ, हम आगे वाले आपको प्रमोट कर देंगे. Therefore, it is becomes comparatively very difficult कि अपर कास्ट डोमिनेंस है और अपर कास्ट में मेल्स का डोमिनेंस है कंपैरेटिवली. और वहां तक कह सकते हो कि 1989 तक there was only one woman who was elevated to the Supreme Court as a judge, that was only Fatima Bibi. और कोई था ही नहीं. अपर कास्ट मेंस और अपर कास्ट पीपल आर द मेंस that was who were dominating at that point of time. Then there is a problem is of transfer. जैसे भी हमने किया था, द एग्जाम्पल ऑफ फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु विद द ट्रांसफर इज ऑल्सो बीइंग मेड रैंडमली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. कि ट्रांसफर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. नॉट ओनली दिस, इट इज इजिली बीइंग मिसयूज्ड. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं. Judges are appointing judges and they are not accountable. Obviously, it comparatively means that there is a huge amount of opportunity that are existing. अपनी power को comparatively misuse कर सकते हैं. Judges appointing judges is what is not only this, it is also a undemocratic. For example, democracy means accountability. There is no accountability that has been established at that point of time. Not only this, normally क्या होता है? The quality of the judges is comparatively lacking. क्वालिटी भी नहीं है. mediocre से जजेस जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो comparatively है. Not this, normally अगर टसल होगी सरकार में और टसल होगी फॉर एग्जांपल जुडिशरी में, नॉर्मली क्या होता है? द एडवाइस दैट इज बेसिकली बीन गिवन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, या बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली आप लगा लो. लेकिन रिसेंटली बहुत बार क्या हो जाता है कि डिस्पाइट द फैक्ट एडवाइस नहीं दे रहे, एडवाइस दे दिया, सरकार उसको मना नहीं कर रही, उसको हाँ भी नहीं कर रही, द केसेस कंपेटिव लाइंग पेंडिंग. Therefore, there are consistent delays that are being put forward, जिसकी वजह से constantly वहां पे judges comparatively बहुत ही कम रह जाते हैं. Uniformity is not there, lack of uniformity. Uniformity is also lacking at this point of time. Therefore, problem है, transparent नहीं है. This is what is, for example, the criticism in 10 to 12 point that can be done.
इसमें क्या है, ओपेकनेस, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं है, सोशल बैकग्राउंड को लेके प्रॉब्लम है, ट्रांसफर्स मैंडेटरी है, मिस यूज्ड हो रहा है, अनडेमोक्रेटिक है, क्वालिटी सही नहीं है, डिलेज की प्रॉब्लम है, यूनिफॉर्मिटी की फॉर एग्जांपल लैक कर रहा है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम दैट इज बीन देयर व्हिच नीड टू बी ओवरकम्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इतना सही है. नहीं, टाइम पीरियड नहीं है जी. व्हाट इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट आर एग्जिस्टिंग. अब ये प्रॉब्लम है, इसका कोई ना कोई हल भी तो होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिफॉर्मिटी मतलब कोई एक तरीका नहीं है कि इसको हमने ये क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तो आप अपॉइंट करोगे अपनी मर्जी से, जो ठीक है भाई भतीजाबाद या सेटिंग से कर लेते हैं. नो, द गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है, द गवर्नमेंट हैव सजेस्टेड अ 3-step प्रोसेस. ये होना चाहिए तो कुछ हद तक प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं. पहली बात, एप्लीकेशन या नॉमिनेशन, अप्लाई करना है या नॉमिनेट करना है. फर्स्टली मतलब नॉर्मली द नॉमिनेशंस की इनको अपॉइंट करना है और रेफर करना है, दे आर बेसिकली बीइंग सेंट बाय द कोलिजियम ओनली. सरकार ने क्या बोला, वी नीड टू चेंज द सिस्टम. नॉट ओनली द कोलिजियम बट आल्सो अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, द प्राइम मिनिस्टर कैन बी देयर, द प्रेसिडेंट कैन बी देयर, द अटॉर्नी जनरल कैन बी देयर. दे कुड बी सेंडिंग हियर, इन लोगों को अपॉइंट किया जा सके और उसके बाद जो बेस्ट होगा उसको कर. पहले बात तो नॉमिनेशन किसको कौन कर सकता है, पहले बात तो अप्लाई कौन कर सकता है, कैसे. इट शुड बी नॉट ओनली लिमिटेड टू द कोलिजियम सिस्टम बट टू अदर्स आल्सो. Secondly, not only this, there has to what is called a committee of eminent citizens. इसका मतलब क्या है, किए तो कर दिया, अब उसके बाद जाएगा कमिटी में. क्यों? बिकॉज वी वांट टू मेक दिस प्रोसेस व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रूली ट्रांसपेरेंट एंड ट्रूली पार्टिसिपेटरी प्रोसेस. देयर हैज टू बी कमिटी. वो क्या देखी, कहीं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं हो रहा, कहीं और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. देयरफॉर दैट विल बी टेकिंग इनटू कंसीडरेशन. हाँ यार, ये क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे, then only we would be appointing among all these people that are basically being referred to. अब आपके पास कमिटी भी होगी, आपके पास बंदों का नॉमिनेशन भी आ गया, कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा, पता कैसे लगेगा. there is a need for a permanent secretariat. परमानेंट सेक्रेटेरिएट होने की जरूरत है. किसके लिए? सो दैट वी आर इन अ पोजीशन टू कलेक्ट बेटर इंफॉर्मेशन कि इस बंदे को जो अपॉइंट करने जा रहे हैं, इज इट वर्थ अपॉइंटिंग और नॉट अपॉइंटिंग. पहला पॉइंट, रैंडमली नहीं. गवर्नमेंट ने 3 प्रोसेस किया है. 3 प्रोसेस में पहला, नॉमिनेशन सिर्फ कोलिजियम नहीं करेगा. दूसरा, देयर हैज टू बी कमिटी दैट वुड बी डिसाइडिंग. एंड थर्ड इज उसका बैकग्राउंड भी सब कुछ चेक किया जाना चाहिए. समझ आया सबको? पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इट सेज दैट द जोन ऑफ कंसिडरेशन, the zone of consideration that has to be there, that has to be expanded. क्यों? किनको कंसिडर करना है? नॉर्मली क्या होता है, आप जजेस उन्हीं लोगों को देखते हो जो पहले जजेस हैं उनके रिलेटिव्स ही रिपीट करते रहते हैं. नॉर्मली आपने बहुत बार देखा होगा, एक हाई कोर्ट का जजेस है, उसका बेटा बेटी रिश्तेदार फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होगा. क्यों भाई? अपने लोगों को अपॉइंट करने की प्रथा है. दैट हैज टू बी देयर. नॉट ओनली दिस, we also need to overcome the problem of transfer also.
जोन ऑफ कंसिडरेशन को वाइड करो, ट्रांसफर की प्रॉब्लम को ओवरकम करो। बेसिकली कैसे करोगे? वी नीड टू रिमूव की सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट कौन है, नॉमिनेशंस कैसे करना है, इसका वेग क्राइटेरिया को ओवरकम करने की जरूरत है। जल्दी से जल्दी नॉमिनेट करो, और जो लॉ मिनिस्ट्री है, जो गवर्नमेंट भी है, वो जल्दी से जल्दी फॉर एग्जांपल उसको अप्रूवल भी दे दे कि हाँ इसको ट्रांसफर कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, फॉर एग्जांपल दिस प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जोन ऑफ कंसिडरेशन को वाइड करना है। जब बोलते हो कुछ अपर कास्ट लोग ही आ जाते हैं या कुछ मेंस ही हैं, विमेंस नहीं है, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की जरूरत है। देयरफॉर इट हैज बीन सजेस्टेड दैट वी नीड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम by setting up what is called as a task force for promoting gender diversity in higher judiciary। एक टास्क फोर्स सेटअप करें ताकि, और ऐसा हो कि कॉलेजेस में भी प्रमोट करो, इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर देयर। जुडिशरी में भी फॉर एग्जांपल कोशिश करो कि 50% है। अ टास्क फोर्स हैज टू बी सेट अप इन दिस रिगार्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम। Not only this, another need of the hour is that there is a continuous tussle that is going on between the center and, for example, the center and the judiciary, and to overcome this problem कि इसको blame game है, तुमने गलत बंदा अपॉइंट किया था, हमने फॉर एग्जांपल इसलिए इसको हाँ नहीं करी, हमने अच्छा बंदा अपॉइंट किया, तुम डेलिबरेटली उसको मना कर रहे हो। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इट्स ए सेंटर एंड जुडिशरी दे हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर, एंड देयरफॉर द नीड ऑफ द आवर इज दैट वी नीड टू हैव व्हाट इज कॉल्ड अ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। And this memorandum of procedure has to take into consideration 4 different aspects and things. Pehla, what it says that it has to be proper following a transparent process. Transparency has to be promoted. What is the eligibility criteria? That has to be comparatively uniformly implemented for all the judicial appointments which are coming. It also says that there is a need for a permanent secretariat. इसने भी बोला कि परमानेंट सेक्रेटेरिएट की जरूरत है। नॉट ओनली दिस, देयर इज आल्सो नीड ऑफ मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट। अगर कोई किसी के खिलाफ कंप्लेंट है तो उसके लिए भी किस तरीके से आपने ओवरकम करना है, वी नीड टू फॉलो दिस प्रोसेस। And along with this, it says that the center need to follow what is called a time bound process। the center को एक टाइम बाउंड प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि आपको इतने टाइम में या इसको हाँ या इसको ना, जैसे भी आपने करना है उसको कंपैरेटिवली करना पड़ेगा। नॉट ऑल दिस, इट सेज दैट हम किन जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं उसको हम बोल देते हैं यार अपॉइंटमेंट के कंटेक्स्ट में, जैसे 5 जज है, 2 को अपॉइंट कर लिया, 3 को मना कर दिया। इनको क्यों अपॉइंट किया, वी हैव डिसाइड। 3 को क्यों मना किया, इनको क्यों ओवरकम करके फॉर एग्जांपल दूसरे को अपॉइंट किया, ये भी आप लिख के देना पड़ेगा। अ प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड दैट व्हाट वाज द रीजन दैट वाज देयर फॉर टेकिंग अप अ रैशनल डिसीजन इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड। नॉट ओनली दिस, वी आल्सो नीड टू फॉलो व्हाट इज कॉल्ड अ रिटन मैनुअल। ये इसी एक तरीके से फॉलो किया जाएगा। रिटन मैनुअल इज देयर, और जो भी मीटिंग्स हो रही है, पुट दीज मीटिंग्स इन द व्हाट इज कॉल्ड द पब्लिक डोमेन। जितनी भी आपकी मीटिंग हो रही है पब्लिक डोमेन में डालो। एंड द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जिस तरीके से ऑल इंडिया सर्विसेज है उस तरीके से एक अलग से एग्जाम भी हो कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो जो एग्जाम क्लियर करेगा उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल दैट पर्सन वुड बी प्रमोटेड एंड ट्रांसफर्ड। परमानेंट, देयर वुड बी परमानेंट पर्सन, एक सेक्रेटेरिएट होगा, वो देखेगा इसका बैकग्राउंड कैसा है, पुराने डिसीजंस कैसे लिखे हैं, कुछ करप्शन के केसेस तो नहीं है तो इसको नहीं करना। परमानेंट सेक्रेटेरिएट वुड बी हेल्पिंग। So in this case, we would be comparatively in a position to overcome the problem of what is prevailing in the judiciary. In the end, you can write that the country at this point of time is falling short of approximately 400 judges. The time has come when the judiciary and the central government need to act cohesively
and bring out the much needed reforms in, for example, the collegium system, so that the judiciary, which is the most trusted by the Indian citizens at that point of time, becomes out to be the purest of the organizations that are there. इस तरीके से आप इसको एंड कर सकते हो. Is this topic clear to everyone? टॉपिक बोल रहा हूं, सबको क्लियर है? देखो, जब शुरुआत करी थी, आई डू नॉट टेक इट इनटू कंसीडरेशन कि आपको आता है, लेकिन जब खत्म किया तब आना चाहिए. लास्ट लाइन्स मैंने बोला था कि अब 400 जजेस की कमी है. अब टाइम आ चुका कि जुडिशरी और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ मिलकर काम करना चाहिए, और जो जो कमियां हैं कोलिजियम सिस्टम में उसको ओवरकम करना चाहिए, सो दैट जो भी आम लोगों के, हिंदुस्तान के सिटीजन्स का जुडिशरी के ऊपर ट्रस्ट है वो और कंपेटिबली पक्का हो सके. रिफॉर्म्स इन द कोलिजियम सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर. तो आपको शुरू कैसे करना है? क्वेश्चन के एंड के में क्या है? द वर्ड इज एनालाइज. एनालाइज शब्द का मतलब है कंपेयर. कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव. नहीं मनिंदर, वो तो एक टॉपिक ही अलग है यार. एनजैक एक अलग से टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट था कुछ साल पहले, 2018 के आसपास इंपॉर्टेंट था, उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो टोटली एक अलग टॉपिक है. जुडिशरी के ही मैं तो 5-6 क्वेश्चन करा दूंगा, 6-7 हो जाएंगे. चलो, एनालाइज 2 तरीके से होगा. चलो सिंपल तरीके से आपको बताता हूं. एनालाइज में ट्राई टू गिव सर्टेन एग्जांपल्स इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड. एग्जांपल 1 दे दो, एग्जांपल 2 दे दो. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्यों न्यूज में है, आप वहीं से शुरू कर दो. द रीसेंट ट्रांसफर ऑफ द जज ऑफ द तमिलनाडु टू मेघालय, in which no clear cut reason was there, or you can say the proposing of the 22 lawyers of the Bombay High Court, and the judge coming out and saying that there is no scientific criteria that is being followed. Sikri ne bola tha, which calls for the need to what is called as need of the hour is to reform, which calls for a reform in the collegiate system. तो 2 चीज आपके हाथ में आ जाएगी. पहली बात, आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हवाबाजी नहीं हो रही है, डायरेक्टली टू द पॉइंट है. सितंबर 2019 में ये हुआ था, फरवरी में जज ने ये बोल दिया, 2021 में फिर पंगा हो गया, और 2020 में भी आके फॉर एग्जांपल क्या बोला कि देयर इज नो साइंटिफिक क्राइटेरिया व्हिच सेज दैट देयर इज अ नीड फॉर अ रिफॉर्म. तो उसको एग्जामिनर को चेक करने वाले को लगेगा नहीं है, हवा में नहीं बात हो रही है. अच्छे तरीके से आप इस टॉपिक को समझ के फॉर एग्जाम्पल इंट्रो लिख रहे हो. सेकेंडली, नीड फॉर ऑफ एन आर रिफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स लिख लो इसमें. उसके बाद दीज प्रॉब्लम्स कॉल आउट फॉर अ सॉल्यूशन. दिस प्रोसेस इज वेग. सरकार ने ये बोला 3 सिस्टम जा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर किस तरीके से डिफाइन करो, और एंड में अगर रिफॉर्म करेंगे तो जुडिशरी के ऊपर कंपेरेटिवली और ज्यादा ट्रस्ट आ जाएगा लोगों को. तो इस तरीके से आप इस आंसर को एंड कर सकते हो. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो.